हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी मेन परीक्षा बोर्ड परीक्षा 2 तारीख 2/3/2022 को होने वाली है। उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें आपको हम जो 32 अंक के आना है 32 में से 32 अंक दिलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपको हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत सही विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ी और एक शब्द में उत्तर जो हम बताएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो पेपर के दृष्टिकोण से यहाँ से आपको अधिक से अधिक पेपर में आपके आ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2022 के बताएंगे। सही विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ी और एक शब्द में उत्तर। कक्षा 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम, विषय विज्ञान, बोर्ड परीक्षा 2022 में 32 में से 32 अंक आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस पर मात्र आधा घंटा इन्वेस्ट करना है और आधे घंटे में आप जैसे 30 मिनट का आधा घंटा होता तो आप 30 अंक बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको हम सही विकल्प, प्रश्न 1 दिया है सही विकल्प, ये रहेंगे 5, जिसमें से आपको 1 अंक का एक विकल्प होता है और आपको 1 अंक लेना बहुत आसान है। देखिए पहला प्रश्न, सही विकल्प का पहला प्रश्न क्या है? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो देखिए प्रश्न को बार बार पढ़ना है आपको पेपर में हल करते समय कि प्रश्न में पूछा क्या है। नंबर 1 क्या कह रहा है? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा देख लीजिए। ए बराबर दिया 1, बी बराबर 4, सी बराबर 5 और डी बराबर 10। तो जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान जो आएगा आपका डी नंबर आएगा। डी नंबर पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा आएगा? डी नंबर। डी नंबर में कितना है? 10। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 10 आ जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव 10, इसका संभवतः मान कितना होगा? 10 होगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 हुआ। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसका अब आगे आपको पेपर में कैसे लिखना है, पूरा का पूरा नहीं लिखना है। आपको जैसे सही विकल्प चुनकर लिखिए, प्रश्न क्रमांक 1 लिख दिए और उसका जो उत्तर आएगा, पहले का उत्तर डी बराबर 10। इस प्रकार से आपको आंसर शीट में लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने क्या किए कि पूरा प्रश्न उतारे, फिर चारों विकल्प उतार रहे हैं, फिर उसके बाद उत्तर में डी लिख रहे हैं। नहीं, इतना लंबा समय आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए। मनुष्य में वक्रत एक तंत्र भाग है, वह है। प्रश्न क्या कह रहा है? मनुष्य में वक्रत एक तंत्र भाग है, वह है। ए नंबर पोषण है, बी नंबर श्वसन है, सी नंबर उत्सर्जन है और डी नंबर परिवहन। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सी नंबर। इसका सही उत्तर क्या आएगा? इसका सही उत्तर है सी नंबर। इसका सही उत्तर क्या आएगा? दूसरे का सही उत्तर आ जाएगा सी नंबर, उत्सर्जन। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मनुष्य में वक्रत एक तंत्र का भाग है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा भाग है? उत्सर्जन का भाग है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वह है। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वह है। कार्निया है, बी नंबर परितारिका है, सी नंबर पुतली है, डी नंबर दृष्टि पटल है। तो आप इसका देख लीजिए। प्रश्न को फिर से एक बार हम पढ़ के बता रहे हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वह है। तो इसका डी नंबर आएगा दृष्टि पटल। इसका डी नंबर क्या आएगा? तो इसका आप डी नंबर लिख देंगे, दृष्टि पटल। उत्तर में लिखना आपको दृष्टि पटल। प्रश्न क्या हो गया? मानव नेत्र किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तर आ जाएगा दृष्टि पटल। इसके बाद नेक्स्ट आपका चौथा विकल्प है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको यहाँ बताना है। ए नंबर जूल, बी नंबर वाट, सी नंबर वोल्ट और डी नंबर एम्पियर।
तो इसका सही आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी नंबर एम्पियर। क्या आ जाएगा, डी नंबर एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, एम्पियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1 का 5वां नंबर, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। नंबर 1 घास, गेहूं तथा आम। नंबर बी घास, बकरी तथा मानव। नंबर सी बकरी, गाय तथा हाथी। और नंबर डी घास, मछली तथा बकरी। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का निर्माण बी नंबर आ जाएगा इसका। बी नंबर क्या है, घास, बकरी। तो घास को बकरी ने कहा, बकरी को मानव ने। तो इस प्रकार से इसका आहार श्रृंखला किसकी बनेगी, घास, बकरी तथा मानव, बी नंबर। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन आएगा बी नंबर, घास, बकरी तथा मानव। आप ये नंबर याद करके नहीं जाना है, ए बी सी डी ऐसा याद नहीं, आपको क्या ध्यान रखना है कि आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी तथा मानव करते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ नंबर चेंज हो सकते हैं, इसको ए नंबर में भी दे सकता है या सी नंबर में भी। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले घास उत्पन्न होगी, फिर बकरी उसे खाएगी, फिर उसके बाद मानव। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो सही विकल्प चुनकर लिखिए कहा था, उसके 5 विकल्प आपको हमने यहाँ पे बताए, और संभवतः यहीं से आपके अधिकतर प्रश्न पेपर में आएंगे। अब इसके उत्तर चाहें तो आप नीचे भी देख सकते हैं, या नीचे लिखे हुए हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 2, ये रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में सबसे अधिक गलतियाँ बच्चे करते हैं। सही विकल्प में तो तुक्का मार के वे हो ही जाता है कुछ भी सही, लेकिन जो सही रिक्त स्थान है वो भरने में दिक्कत जाती है, तो इन्हें याद करना अनिवार्य है। वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद, पहला नंबर है वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ, जो उत्पाद का निर्माण हो रहा है उसके साथ क्या उत्पन्न हो रही, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे खालिस्तान अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ ऊष्मा तो शब्द आएगा ही, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो इसको हम कहेंगे ऊष्मा छेपी। क्या कहेंगे, ऊष्मा छेपी। यहाँ पे इसका क्या जाएगा आंसर, ऊष्मा छेपी। क्या जाएगा, ऊष्मा छेपी। तो पहले का आंसर, वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर खालिस्तान क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में खालिस्तान समूह है। आधुनिक आवर्त सारणी में खालिस्तान समूह है, तो इसका उत्तर आ जाएगा, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उस सेकंड नंबर का इसका उत्तर आ जाएगा 18। कितने होते हैं, 18। उसके बाद सेकंड देखो, मेंडल ने खालिस्तान के नियम का प्रतिपादन किया। तो मेंडल ने कौन से नियम का पालन किया, आनुवंशिकता। किसका किया, आनुवंशिका नियम का प्रतिपादन किया। फिर उसके बाद देखिए चौथे में क्या दिया हुआ है, चौथे में दिया है, देखिए हम पहला दूसरा तीसरे को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी। फिर दूसरा देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में खालिस्तान समूह होते हैं 18। मेंडल ने खालिस्तान नियमों का प्रतिपादन किया, आनुवंशिकता नियम का प्रतिपादन किया। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर में क्या कहा है, देखिए सामान्य दृष्टि के वैश के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्प दूरी खालिस्तान है।
जो सामान्य दृष्टि यानी कि जिसकी सामान्य दृष्टि होती है वयस्क की, उसकी सुस्पष्ट दर्शन सुस्पष्ट देखने की अल्प दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर तक वह देख सकता है, 25 सेंटीमीटर। प्रश्न था सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्प दूरी 25 सेंटीमीटर, कम दूरी। फिर उसके बाद 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर क्या कह रहा है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण खालिस्तान प्रतिशत होता है। तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण कितने तक होता है? 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। तो फिर से हम चौथा और पांचवा को रिपीट कर दे रहे हैं। बार-बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप सुन के इस आपको जल्दी याद हो जाए। सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्प दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और इसका 5वां, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण 10% होता है। ठीक है, इस प्रकार आपके यहाँ पे क्या समाप्त हो गए? रिक्त स्थान समाप्त हुए। अब आती है आपकी सही जोड़ी। सही जोड़ी भी मिलान करने के लिए आपको पेपर में आएगी। उसके 2 खंड बनेंगे, स्तंभ अ और स्तंभ ब। स्तंभ अ में आपको सोडियम इस प्रकार से दिया रहेगा, सोडियम, नेफ्रॉन, अंतरस्रावी ग्रंथि, समजात अंग, विभवांतर का मापन। और इनके सही उत्तर कहाँ पे दिए जाएंगे? खंड ब में। और खंड ब से आपको मिलान करना है। देखिए सोडियम क्या होता है? सोडियम जो है एक अति क्रियाशील धातु है। सोडियम क्या है? एक अति क्रियाशील धातु। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सोडियम कैसी धातु है? इसको विकल्प खालिस्तान में पूछ सकता है कि सोडियम कैसी धातु है। तो सोडियम अति क्रियाशील धातु है। सोडियम क्या है? अति क्रियाशील धातु है। इसके बाद सेकंड नंबर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन वक्रक की संरचना इकाई है। ये नेफ्रॉन जो है इसका एफ नंबर आएगा। एफ नंबर आ जाएगा। क्या होता है? वक्रक। नेफ्रॉन वक्रक की संरचनात्मक इकाई है। इसका 3 नंबर क्या है? अंतरस्रावी ग्रंथि। तो अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी होती हैं? इसका अंतरस्रावी ग्रंथि होती है हार्मोन में। किस में होती हैं? हार्मोन में। समजात अंग। समजात अंग कौन से हैं? हमारे हाथ के कौन सा? चौथा नंबर। समजात अंग कौन सा आ जाएगा आपका? ए नंबर आ जाएगा। हमारे हाथ एवं कुत्ते के अग्रपाद जो समजात अंग होते हैं, जो हमारा हाथ होता है और कुत्ते के अग्रपाद। विभवांतर का मापन वोल्टमीटर है। विभवांतर का मापन क्या है? वोल्टमीटर। इस प्रकार बच्चों आपकी यहाँ पे सही जोड़ी कंप्लीट हुई है। ये सही जोड़ी को आपको विकल्प खालिस्तान में विकल्प में पूछ सकता है, खालिस्तान में पूछ सकता है, एक वाक्य में। तो इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आ रहा है। इसका पहला नंबर है शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल, ये अधिकतर पूछा है, पीएच मान का एक क्वेश्चन आता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नंबर 2, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वक्रक का नाम लिखिए। जो हरी पत्ती होती हैं उसमें पाए जाने वाले वक्रक का नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्या होता है इसका नाम? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। फिर तो सेकंड नंबर क्या होगा? देखो फर्स्ट नंबर का उत्तर क्या हुआ? शुद्ध जल पीएच मान क्या होगा? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नंबर 2, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वक्रक का नाम क्लोरोफिल है। अब नंबर 3 देखिए, नंबर 3 क्या कह रहा है? मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सभी को मालूम होना चाहिए, घेंघा रोग होता है। कौन सा होता है? आयोडीन कमी से घेंघा रोग होता है। फिर नंबर 4 देखिए, 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। 2 जीवाश्म ईंधन होता है कोयला। क्या होता है? कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। इसके बाद दर्पण सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान रखना। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है, 5वें का आंसर देखिए, 1/F बराबर 1V धन 1/U। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/V धन 1/U। तो इस प्रकार आपको एक वाक्य में उत्तर पूछ सकता है। एक बार हम इसको पूरे को फिर से रिपीट कर देते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7
और नंबर 2, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वक्रक का नाम क्लोरोफिल। नंबर 3, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। नंबर 4, 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए, कोयला, पेट्रोलियम। और नंबर 5, दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर, ये उत्तर यहाँ नीचे दिए हुए, 1/F बराबर 1/V धन 1/U। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर से हम पुनः और रिक्त स्थान लेके आए। उन रिक्त स्थानों को देखो, आपका एक पेपर के हिसाब से हम रिक्त स्थान बताए। अब अगला रिक्त स्थान आया है, इनको भी आप तैयार करना है आपको। हमने इस प्रकार से 3 सेटों को मिला के एक सेट बना है जो आपके सही विकल्प हैं। खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, एक वाक्य में उत्तर है। यदि बच्चों आपको हमारे ये प्रश्न उत्तर या हमारे द्वारा जो प्रश्न समझाए जा रहे हैं यदि समझ आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए, जिनसे उन बच्चों को भी कल के पेपर के लिए बेनिफिट मिल जाए। ठीक है बच्चों, देखिए अब आपका प्रश्न क्रमांक क्या आ गया, इसका फिर रिक्त स्थान नंबर 1 आया। इसमें दिया अ नंबर, क्षैतिज पंक्तियों को खालिस्तान कहा जाता है। जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवृत। क्या कहते हैं? आवृत। ब नंबर देखिए, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना खालिस्तान कहलाता है। उत्सर्जन, उस बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। उसके बाद अगला देखिए, विकासशील दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता होती है। स नंबर क्या कह रहा है? विकासशील दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता होती है किससे? निएंडरथल मानव से। किससे होती है? देखो यहाँ पे निएंडरथल मानव किससे होती है? निएंडरथल मानव से। उसके बाद अगला द नंबर, विद्युत विभव का एसआई मात्रक। विद्युत विभव का एसआई मात्रक खालिस्तान होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ये ओ है, वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है पर्यावरण। जो कचरा यदि हमारे यहाँ हो रहा है तो उसका यदि हम निपटारा नहीं करते तो इसका प्रभाव पर्यावरण पे पड़ेगा, इसलिए इसका क्या आएगा आंसर? कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है, पर्यावरणीय समस्या है। रिक्त स्थानों को फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। रिक्त पंक्तियों को आवृत सारणी कहा जाता है। रिक्त पंक्तियों को खालिस्तान कहा जाता है, आवृत सारणी। ब नंबर, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना खालिस्तान कहलाता है, तो उत्सर्जन कहलाता है। स नंबर, विकासशील दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता खालिस्तान से है, निएंडरथल मानव से है, निएंडरथल मानव से है। फिर उसके बाद द नंबर, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रा खालिस्तान है, तो वोल्ट है। ई नंबर, कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है, पर्यावरणीय समस्या है। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक जो 1 दिया था खालिस्तान वो कंप्लीट हुआ। अब आती सही जोड़ी। सही जोड़ी देखिए, सही जोड़ी में वही क और ख 2 खंड बने रहेंगे। एक साइड आपके सही सिरका, मादा, इस प्रकार से अबस दिए रहेंगे और उनका सही उत्तर ख में चुनना है आपको। पहला सिरका। सिरका क्या होता है? सिरका जो होता है एसिटिक अम्ल होता है, तो सिरका क्या होता है? एसिटिक अम्ल, तो ये एसिटिक अम्ल हो गया सिरका। मादा क्या है? मादा जो होता है लिंग निर्धारण करता है। मादा क्या करता है? ये लिंग निर्धारण करता है। लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र क्या हो जाएगा? कौन सा नंबर है? स नंबर। इसका आ जाएगा स नंबर का लिंग गुणसूत्र में आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है इसका? देखो मादा, पहला सिरका क्या हुआ? एसिटिक अम्ल हुआ। मादा क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। और लिंग गुणसूत्र क्या होता है? ये होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। इसके बाद द नंबर देखिए, नेत्र गोलक। द नंबर क्या है? नेत्र गोलक क्या होता है? ये 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। और गंगा सफाई कब चालू हुई? 1987 से, 1985 से। गंगा सफाई कब चालू हुई थी? 1985 से। फिर से एक बार हम खालिस्तान रिपीट, वो सही जोड़ी रिपीट करते हैं। सिरका का संबंध किससे है? सिरका का संबंध है
एसिटिक अम्ल से मादा का संबंध होता है, लिंग निर्धारण से, लिंग गुणसूत्र होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, नेत्र गोलक की दूरी कितनी होती है 2.3 सेंटीमीटर, और गंगा सफाई अभियान कब चालू हो 1985 से। इस प्रकार आपकी सही जोड़ी यहाँ पर समाप्त हुई। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये भी 5 अंक के दिए हुए यहाँ पे। देखिए इसके हम सही उत्तर बताते हैं। इसका अ नंबर देखिए, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। अब द्रव्य अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, मरकरी पाई जाती है, नंबर 1, नंबर 2 सोडियम, नंबर 3 एल्यूमिनियम, नंबर 4 जिंक। अब इसका सही उत्तर आपको देखना पड़ेगा कि जो क्या है, इसका सही उत्तर आपको बताना पड़ेगा। मरकरी है, सोडियम है या एल्यूमिनियम है, तो आपका इसका सही उत्तर आ जाएगा पहले का ब नंबर, अ का पहला आएगा, क्या आ जाएगा मरकरी। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है, मरकरी या पारा, इसको पारा भी कह के आ सकता है। ब नंबर देखिए, पादप में जाइलम उत्पादित होता है। पादप में जाइलम कहाँ उत्पादित होता है, ऑक्सीजन के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, जल के वहन के लिए, अम्ल के वहन के लिए। अभी 4 ऑप्शन दिए हैं, इस 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर बताना है। पादप पेड़ पौधों में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए, जल के वहन के लिए। इसका सही उत्तर क्या जाएगा, जल के वहन के लिए। फिर देखिए मास्टर ग्रंथि का नाम है, स नंबर। मास्टर ग्रंथि का एंटीनल ग्रंथि कहते हैं, सेकंड पीयूष ग्रंथि कहते हैं, इंसुलिन ग्रंथि कहते हैं, थायराइड ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि, सेकंड नंबर आ जाएगा इसका पीयूष ग्रंथि। ये तीनों क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम मरकरी या पारा। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है, पीयूष ग्रंथि। अब इसके बाद अगला देखिए द नंबर। इसका द नंबर क्या दिया हुआ है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, द नंबर का तीसरा आएगा डाईऑप्टर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, डाईऑप्टर। ये आपको विकल्प खालिस्तान में ही पूछ सकता है इनको। इसके बाद अगला है सामान्य दृष्टि में वयस्क की सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। अब भी आपको मैंने बताए थे कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है या 25 मीटर होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है, 2.5 मीटर। ये ध्यान रखना, मीटर और सेंटीमीटर 25 और 25 तो दोनों में दिया रहेगा, लेकिन मीटर या सेंटीमीटर तो आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर में, 25 सेंटीमीटर। इसके पहले वाले इसमें भी बताए थे आपको हमने, बस मीटर का ध्यान रखेंगे क्योंकि 25 मीटर और 25 सेंटीमीटर हमारे दिमाग पेपर में घूम जाएगा कि अब इसका सही आंसर क्या है, तो आपको ध्यान रखना है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसके उत्तर भी नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान है। क्या कह रहा है, ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ऐसी अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन विधि कहते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान अभी बताया था कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। और इस साल पेपर में आपको कन्फर्म में आना है, शुद्ध जल का पीएच मान 7। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण का नाम बताइए। जो वायु की अनुपस्थिति में वायु नहीं है ऐसे शोषण का नाम बताइए। तो अवायवी क्या है, अवायवी, वायु की अनुपस्थिति में होने वाला शोषण अवायवीय शोषण है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। रेफ्रिजरेटर है, इसको हिंदी में कहते हैं शीतलन, या आप इसको इंग्लिश में और क्या कहते हैं, इसे अपना जो फ्रिज होता है, फ्रिज। तथा अग्निशमक यानी अग्निशमक में उपयोग कार्बन का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो कार्बन का उपयोग होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
कौन सा कार्बन का उपयोग किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से एक वाक्य में उत्तर हो गया, एक बार रिपीट कर देते हैं। ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वह द्वितीय विस्थापन कहलाती है। शुद्ध जल का पीएच मान 7। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण का नाम क्या हो गया? अवायवीय। और इसके बाद विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमक में उपयोगी कार्बन का नाम लिखिए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप ये हम जो आपको बता रहे हैं ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिएगा कि यहीं से अधिकतर प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा ये प्रश्न पत्र जो समझाया जा रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझा रहे हैं, ये समझ आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। और हमारे इस चैनल का नाम क्या है? आइडियल देव क्लासेस। इस चैनल का नाम है आइडियल देव क्लासेस। आप जितने बच्चों तक पहुंचाएंगे उन्हें उतना बेनिफिट मिलेगा। देखिए अब फिर सही विकल्प लेके आए। इसके पहले हम दो सही विकल्प बताए थे, 5। इस प्रकार से आपके 15 सही विकल्प बता रहे हैं। 15 सही विकल्प में आपके 5 सही विकल्प कन्फर्म है कि वहीं से आना है। देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच अंडे का ऊपर भाग से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है। उससे क्या करता है? अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन को क्या, यह इस विलयन में क्या होगा? नंबर 1 NaCl, HCl, LiCl और HCl। अब इसका आपको सही आंसर बताना है। तो प्रश्न था कोई, क्या था हमारा प्रश्न? प्रश्न था कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर HCl। इसमें क्या होगा? HCl। नेक्स्ट आगे देखिए सेकंड नंबर, एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C2H6 है। इसमें नंबर 1 6 संयोजक बंध है, 7 संयोजक बंध है, 8 संयोजक बंध है और डी नंबर 9 संयोजक बंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का 7 संयोजक बंध होते हैं। किसमें? एथेन के आणविक सूत्र में C2H6 है, तो इसमें कितने संयोजक बंध हैं? 7 संयोजक बंध हैं। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है? आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियां के कौन सा कथन सत्य है? तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो इस प्रकार से 3 सही विकल्प हुए। इसके आगे देखते हैं और चौथा सही विकल्प क्या है? चौथा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? ए नंबर I2R, IR2, VI, V2 या R। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे का आंसर आ जाएगा बी नंबर। बी नंबर क्या है? IR2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? IR2। इसके बाद देखिए 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करती है? चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। बी नंबर, चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती हैं। सी नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आरी होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है। डी नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में समकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की समकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। तो इस प्रकार आपके ये सही विकल्प हमने 5 बताए और इसके पहले भी 5, 10 15 सही विकल्प बता दिए अभी तक आपको। इसमें से आपको पेपर में आना कंफर्म है कि यहाँ से आपके 5 अंक कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान। रिक्त स्थान क्या है? अगला, अम्ल एवं क्षारक। अम्ल एवं
क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं खालिस्तान का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं खालिस्तान का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जल। किसका करते हैं? अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। दूसरा, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से खालिस्तान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैसी होती है? आधी। आधी क्या होती है? गोली दर्पण की फोकस दूरी, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया? एम्पियर हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो ये तीन हमारे कंप्लीट हुए। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके क्या जल का निर्माण करते हैं। फिर दूसरा, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। तीसरा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर क्वेश्चन इसका चौथा नंबर। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को उत्क्रमित कर देती है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो उसे उसका सही आंसर है दिक् परिवर्तक। क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तक। ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के साथ खालिस्तान परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो ये तीन, देखो O3 है तो कितने परमाणु से मिलकर बने? ये तीन। तो ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बने हैं। इस प्रकार से आपका ये कौन सा प्रश्न कंप्लीट हुआ? प्रश्न नंबर 2 खालिस्तान कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं सही जोड़ी। 3 नंबर सही जोड़ी में है स्फाइगमोमेनोमीटर। देखो अ नंबर ब नंबर दिए हुए हैं। एक साइड आपके 5 ऑप्शन दिए हैं, एक साइड दिए हैं 6 ऑप्शन। आपको इनका मिलान करना है। सही उत्तर जो है उसका बताना है आपको। स्फाइगमोमेनोमीटर, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। ये क्या करता है? रक्त दाब को नापा जाता है इसके द्वारा। क्या नापा जाता है? रक्त दाब को। सेकंड है वक्रत। वक्रत क्या करता है? उत्सर्जन करता है। क्या करता है? उत्सर्जन करता है। धूम्रपान फेफड़ों का कैंसर है। ये तो बहुत सरल है, आपको मालूम धूम्रपान से क्या होता है? फेफड़ों का कैंसर होता है। और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। और एक चीज़ और छूट गया हमारा यहाँ पर, रंध्र। रंध्र क्या है? ये चौथा नंबर देखिए, रंध्र बी नंबर आ जाएगा। गैसों का आदान, रंध्र यानी होता है छिद्र जो गैसों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला है स्फाइगमोमेनोमीटर, इसका सही, ये क्या करता है? रक्तदाब को नापता है। वक्रत उत्सर्जन में काम आता है। धूम्रपान फेफड़ों का कैंसर। रंध्र गैसों का आदान प्रदान। और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसका चौथा नंबर, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर देखिए क्या दिया है। पहला नंबर, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो वह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके पहले हमने आपको बता दिए थे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेपर के दृष्टिकोण से, जो आपके 2 तारीख को होने वाले हैं, 2/3/2022 को। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? 7। इसके पहले बताया कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। आनुवंशिकी के जनक का नाम बताइए। आनुवंशिकी के जनक का क्या नाम है? तो आनुवंशिक के जनक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। दर्पण सूत्र क्या हो गया? 1/F बराबर 1/U धन 1/V। CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग कहाँ, इस गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर से एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं हम। क्या है? पहला नंबर, एक रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो कौन सी हो गई वो? द्विविस्थापन।
द्विस्थापन। दूसरा, शुद्ध जल का पीएच मान 7। आनुवांशिक के जनक का नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर दर्पण सूत्र हो गया 1/F बराबर 1/U धन 1/V। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस प्रकार से ये आपको हमने यहाँ पे 15 एक वाक्य में उत्तर, 15 खालिस्तान, 15 सत्य क्या कहते हैं सही विकल्प और 15 सही जोड़ी ये बताएं। यहाँ से आपको हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी आपको 80 से 90% इसी से आपको पेपर में आएंगे और आप बहुत अच्छे से तैयारी इसकी कर लीजिएगा, जिससे आपके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे भी आपका सिलेबस इस वर्ष कम हो चुका है। ये अभी हमने यहाँ पे आपको 32 मार्क्स के आधार पर बताए। ठीक है बच्चों, अब यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, हमारे द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं, यदि ये पसंद आते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए और अपने साथियों का सहयोग कीजिए, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके।